हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। जी हाँ, मैंने इकोनॉमिक्स भी कहा क्योंकि मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताया कि मैम प्लीज इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दीजिए। सो एज रिक्वेस्टेड आई एम गोइंग टू टुडे स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स क्लासेस। लेकिन आज हम कोई चैप्टर नहीं देखेंगे। अगेन आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आज की वीडियो होने वाली है कि भाई हमें इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करनी है ताकि हम 80 ऑन 80 स्कोर कर सकें। राइट, अब 80 ऑन 80 स्कोर करना एक ड्रीम लगता है, बट इट कैन बी अचीव्ड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। राइट, अगर मैं सीबीएसई पैटर्न की बात करूं तो हमारे पास दो बुक्स हैं। एक में आपको पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक में आपको पढ़नी है इंडियन इकोनॉमी। और बाकी मैं आईएससी की बात करूं या और भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जहां पे 12th क्लास में आपके पास आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर सीयूईटी की बात करूं तो मैक्रो, माइक्रो, इंडियन इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स ही बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमें कैसे तैयारी करनी है अपनी इकोनॉमिक्स की। तो जल्दी से शुरू करते हैं। के हिसाब से 20 मार्क्स तो है बेटा आपके प्रोजेक्ट के। अगर आपको इस पे भी गाइडलाइंस चाहिए हैं तो मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और बेटा 80 मार्क्स आएंगे आपके रिटन पेपर से। राइट, अब इस रिटन पेपर में हमारे पास मेनली दो चीजें हैं पढ़ने के लिए। एक है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो दोनों हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं, ये दोनों जो अलग अलग बुक्स हैं, इन्हें प्रिपेयर करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें सेम हैं। पहले उनकी बात कर लेते हैं जो चीजें सेम हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। जैसे नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है, सर्कुलर फ्लो इनकम है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं, उससे 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो आपका पहला यूनिट है उससे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से देखे गए हैं। तो पहले तो आपको एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के हिसाब से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना है। और दूसरा आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चंस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मतलब 20 नंबर आएंगे एमसीक्यूज से, फिर आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर आएंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस और फिर आएंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस। राइट, तो ये जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए है। किस चैप्टर की कितनी वेटेज है मार्क्स की टर्म्स में, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रही होगी। राइट, ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, आपको क्या करनी है, आपको अपने जहां पे आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या आपने कोई बोर्ड सेट कर रखा है या आपने कोई टेबल रख रखा है, उस टेबल पे सबसे पहले आपको लिख लेने हैं सारे टॉपिक्स। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जितनी भी यूनिट्स हैं सब लिख लेनी है। उस यूनिट के आगे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सारे टॉपिक्स मार्क करते जाना है कि भाई ये वाला हमने पढ़ लिया है, ये वाला हमने पढ़ लिया है, इस वाले की रिवीजन भी हो गई है, ये वाला थॉरली हो गया है। राइट, तो इस तरीके से यू विल मेक श्योर कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से कोई भी चीज मिस ना हो। तो ये तो कंसिस्टेंट रहेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे अकाउंट्स पढ़ रहे हो आप, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स, ये चीज आपको जरूर करनी है। इट हेल्प्स यू आउट इन नोइंग कि भाई कितना पोर्शन हो चुका है और कितना पोर्शन रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है ढंग से तो डोंट वरी। 3 महीने का टाइम मैक्सिमम आपको चाहिए होता है एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट में आपको 3 महीने अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे, राइट, तो आपको एक सब्जेक्ट अच्छे से आ जाएगा। राइट, और उसके बाद आपके पास बहुत टाइम बचता है पूरी रिवीजन करने का। तो अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स, जो भी आप उसे बुलाते हैं, तो भी बेटा नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर रिवीजन 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 एंड रिवीजन। कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि अब कम टाइम बच गया है, अब सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। अभी बहुत टाइम है, अभी कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। जो आपकी ब्रिस्क वॉक है, मतलब जो ऊपर ऊपर से पढ़ाई करनी है बेटा, वो एंड के लिए रखनी है। अभी आपको इन डेप्थ नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, पहले बात कर लेते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो यहां पर बहुत जरूरी है कंसेप्ट्स। ठीक है भाई, कंसेप्ट्स के बिना ये वाला सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा।
चाहे मैं नेशनल इनकम की बात करूं, मैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं, बजट की बात करूं, ये सारे के सारे बेटा कंसेप्ट बेस्ड हैं। मतलब आपका कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, केस स्टडी के बेसिस पर। ठीक है, केस स्टडी में जो आपकी रटी रटाई नॉलेज है वो काम नहीं आएगी, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आ रहा है, तो कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा देखा जा रहा है कि एमसीक्यूज में आपके असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। असर्शन एंड रीजनिंग का क्या मतलब है? असर्ट करके हम बताते हैं कुछ, मतलब जब एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद एक रीजन दिया जाता है, तो आपको बताना होता है कि जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो सही है, और अगर वो सही है तो क्या जो उसका रीजन दिया गया है वो उसका करेक्ट रीजन है, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। अब ये जो असर्शन और रीजनिंग है बेटा, ये रट्टा मारने से नहीं आ सकती है, ये तभी हो पाएगी जब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। एमसीक्यूज में मार्क्स आते भी बहुत जल्दी हैं और जाते भी बहुत जल्दी हैं, राइट। डायरेक्टली एक गलत टिक, एक गलत ऑप्शन और आपके सारे मार्क्स चले गए। तो असर्शन और रीजनिंग के लिए कंसेप्ट जरूरी है। तीसरे हम लोग देख रहे हैं लास्ट कुछ टाइम्स में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। अब ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है बोथ आर राइट, ए इज राइट, बी इज नॉट राइट, बी इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये अगेन कैसे हो सकता है? कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज की होगी, वर्ड्स लाइक डोंट, कैन बी, कैन नॉट बी, ऐसे वर्ड्स बार बार रिपीटेटिवली यूज किए जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट इफ योर कंसेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग यू कैन इजिली क्रैक देम। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट, इसकी वजह से बेटा कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है जब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो रोज आपको आना है, वीडियोस देखनी है, उसके बाद खुद उस जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूं खुद उसे पढ़ना है। अगेन स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है पढ़ाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे और फिर आपको उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि हम साथ के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करते चलें। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले चैप्टर में इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको एक चीट शीट बना लेनी है। अब चीट शीट का मतलब ये नहीं कि उससे चीटिंग करनी है, एक आप बनाएंगे शीट जिसमें हर एक चैप्टर्स के जो फॉर्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हाईलाइट करके लिख लेने हैं ताकि रोज सुबह उठ के आप एक बार उसे देखें और आपके दिमाग में वो इमेज छप जाए। ठीक है, जैसे मैं बात कर रही हूँ इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, कन्वर्जन्स क्या है इनकी, ये सारी एक शीट पे लिख लीजिए, फॉर्मूलाज लिख लीजिए ताकि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी का पार्ट बन जाए। आपके दिमाग में वो पूरी शीट होनी चाहिए कि ये इसके फॉर्मूले से कहीं पे भी मिस आउट ना हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मूलाज की एक प्रॉपर शीट बना लीजिए और रोज उसे बस एक बार देखना है, रटना नहीं है। इतना टाइम पड़ा है आपके पास कि रोज उसे एक बार देखेंगे भी ना तो भी दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंसेप्ट। मैं पढ़ाऊंगी कंसेप्ट, आपको क्या करना है? फॉलो अप। फॉलो अप कैसे होगा मैम? फॉलो अप होगा खुद जाके बुक पढ़ो, राइट, बुक पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो, तभी फॉलो अप हो पाएगा। एनसीईआरटी की बुक्स मिस नहीं करनी है क्योंकि बेटा बहुत बार सीबीएसई में डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पिकअप करके डाल दिए जाते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट एडिशंस की बुक है बहुत जरूरी है। आप कोई भी और ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, एंड स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस स्टडीज एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब आ जाइए, फॉलो अप करना है आपको। कैसे फॉलो अप करना है? पढ़ाई करके उसे रीड करना है। ठीक है, कंसेप्ट हो गया, फॉलो अप हो गया, डन। नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी है मैम? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिन्हें बार बार पूछा जाता है, जिनमें से सेम क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो आपको एक पैटर्न समझ में आने लगेगा। मैं भी आपको समझाऊंगी और आप भी कर सकते हैं अपने आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स, उनके क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, और एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपके पास सीबीएसई की वेबसाइट पे और भी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं या जो एनसीईआरटी की तरफ से आंसर्स आ रखे होते हैं उन्हें रीड करिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं।
कंसेप्ट आ गया, चीजें समझ में आ गई, लेकिन उसे डिलीवर कैसे करना है, आंसर लिखना कैसे है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आंसर लिखने के लिए 3 चीजें याद रखें। पहली चीज इंट्रोडक्शन, मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। पहला इंट्रोडक्शन, एंडिंग कंक्लूजन, राइट। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर होना चाहिए है। बीच के पार्ट में आएंगे पॉइंटर्स जो डायरेक्टली बता रहे होंगे जो भी उस सवाल से रिलेटेड चीजें हैं, राइट। तो आंसर कैसे लिखना है, 3 स्टेजेस में लिखना है, इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन और बीच में सारे रेलिवेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद यहां पर मिस नहीं करने हैं डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, ठीक है। आंसर जितना हो सके पॉइंट्स में लिखिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और ये सारी चीजें इंश्योर करेंगी कि आपका जो आंसर है वो चेकर को बहुत अच्छा लगेगा एंड यू आर गिविंग फुल मार्क्स, ठीक है। अब जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स दिखा रहे हैं, चार्ट्स दिखा रहे हैं, टेबल्स दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस को लेबल करना, वाई एक्सिस को लेबल करना, हेडिंग्स डालना, प्रॉपर उनकी मार्किंग्स करना बहुत जरूरी है। आधा आधा नंबर कटता रहता है और सारे नंबर ऐसे ही चले जाते हैं। सो मेक श्योर आपके डायग्राम्स एकदम एप्रोप्रिएट हो, कोई भी चीज उसमें मिसिंग ना हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। पीवाईक्यूज आपको लिखने, पीवाईक्यूज जितने आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। न्यूमेरिकल पोर्शंस को हमेशा डबल चेक करो, कभी भी डायरेक्ट मत करो, क्योंकि एक ट्रिक वाली चीज जरूर होती है क्वेश्चंस में। सो मेक श्योर दैट यू आर कैचिंग दैट ट्रिक, राइट। तो ये तो बात हो गई बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी पर। अब इंडियन इकोनॉमी में आपको 2 चीजें याद रखनी है, 2 तरीके से इसे प्रिपेयर करना है। एक है आपकी हिस्ट्री और एक है आपका प्रेजेंट, ठीक है। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं बेटा उसमें पूरी बात की गई है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ से शुरू हुई थी, फिर क्या क्या पॉलिसीज आई, राइट, उसका क्या इम्पैक्ट आया, आज की डेट में क्या है, और हिस्ट्री से हम सीधा सीधा आ रहे हैं प्रेजेंट पर। तो पहली चीज हिस्ट्री के लिए क्या क्या पता होने जरूरी है, डेट्स, डेफिनेशंस, ऑथर्स के नाम, थिंकर्स के नाम, ये सारी चीजें नहीं भूलनी है। इसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अब मैम रट्टा मारना नहीं आता, क्या करें, उसका भी मैं तरीका आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी को छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना लास्ट में करेंगे, नहीं, ये लास्ट का है ही नहीं सब्जेक्ट, क्योंकि ये तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप 5-6 बार इसे रीड नहीं करेंगे। पढ़ो, चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ दो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार, 4थी बार तक आपके दिमाग में अपने आप वो सब्जेक्ट जो है वो सेटल इन होने लगेगा। तो इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना इस तरीके से मत शुरू करो कि आज मैं पढ़ने बैठा हूं या आज मैं पढ़ने बैठी हूं, आज ही मैं इसे खत्म कर दूंगी, आज ही मेरे को लर्न हो जाएगा, मुझे नेचर, फीचर, एलपीजी क्या था ये सब लर्न होना चाहिए। नहीं, मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी, सुनिए उन्हें अच्छे से सुनिए, उसके बाद खुद उन्हें रीड करिए। कुछ मिस आउट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाइए, नहीं बनाने हैं कोई बात नहीं, मत बनाइए। उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करके वापस आइए उस चैप्टर पे, एक और बार उसे रीड करिए। रीड इट थॉरोली। जितनी बार बेटा उस टॉपिक को रीड करोगे उतनी बार आपके दिमाग में वो बसता जाएगा, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट पर। अब उसमें है करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद हमारे इकोनॉमी का कंपैरिजन विद अदर नेबरिंग कंट्रीज की इकोनॉमीज, राइट। तो इसमें बेटा आपको यूज करने हैं करंट डे एग्जांपल्स। आजकल के टाइम में इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, यूनियन बजट आया उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए है। आजकल तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतनी हो रही हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स में इतने चेंज आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो जैसे ही आप अपने आंसर्स में आजकल के एग्जांपल्स इस्तेमाल करेंगे आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में छोटा आंसर लिखना है, इसमें डिटेल्ड आंसर लिखना है। इसमें आपको जितना पता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड सब लिख देना है। सेम तरीका रहेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन, और बीच में जितने आपके पास पॉइंट्स हैं रेलेवेंट होने चाहिए, अगेन दे शुड बी रेलेवेंट, वो सारे इंक्लूड करने हैं। एंड टुडेज एग्जाम्पल, आज के टाइम पे जो एग्जाम्पल्स हो रहे हैं
इसमें देखा गया है कि आपके एमसीक्यूज में भी डायरेक्ट आपके प्रेजेंट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आजकल के सिनारियो में, इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या हो रहा है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसकी, राइट. तो इसके आंसर्स में आपको ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अभी लेटली ही इंट्रोड्यूस किया गया है ये वाली बुक. तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के बुक के पीछे जो क्वेश्चंस गिवन हैं, बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस गिवन हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ बेटा उनके आंसर्स भी पढ़ो पहले, ठीक है. एक बार आंसर पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि आंसर लिखते कैसे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के कैसे लिखते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से लिखते हैं. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है. तो एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक के पीछे दिए गए क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, और जो हमने चीट शीट्स और नोट्स बनाए हैं उनकी बार बार रिवीजन. और इस तरीके से बेटा हम आसानी से 80 on 80 स्कोर कर सकते हैं. तो क्या करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर उठाना है, साथ में इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर उठाना है. इसे सिर्फ रीड करना है, इसका कंसेप्ट समझना है, इसे इन डेप्थ समझना है, और इसको बार बार पढ़ते चले जाना है. जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार वो दिमाग में बैठता चला जाएगा, राइट. अब अगेन आंसर्स कैसे लिखने हैं मैं साथ साथ आपको चैप्टर्स के समझाती जाऊंगी, राइट. अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आपके पास पेपर आता है, 15 मिनट का जो टाइम है, पहले आपको आंसर्स फ्रेम करने में इस्तेमाल करना है, इधर उधर देखने में इस्तेमाल मत करिए, ठीक है. तो अगर क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं भी आ रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ, गेट बैक टू पेपर, धीरे धीरे चीजें सिंक इन होने लगेंगी, ठीक है, राइट. ये हमें अच्छे से समझ में आ गया. उसके बाद डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, अंडरलाइन करना, इन सब चीजों को नहीं भूलना है, ठीक है. कंसेप्ट आ गए, इंडियन इकोनॉमी पूरी समझ में आ गई, वेरी गुड. प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटना है. पीवाईक्यूज देख लिए, एमसीक्यूज देख लिए, आंसर्स पढ़ भी लिए. अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है. मैम प्रैक्टिस क्यों करनी है, हमने तो कर लिया. नहीं बेटा, जब तक आप चीज खुद करेंगे नहीं तब तक आपसे नहीं हो पाएगा. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं अपनी 2 साल पहले वाली वीडियोस देखती हूँ ना, तो उसमें आई एम टॉकिंग लाइक अ रोबोट, राइट. आई एम वेरी कैमरा कॉन्शियस एंड आई एम टॉकिंग लाइक अ रोबोट. दो मुझे बहुत साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लेकिन कैमरा के सामने आते ही मेरे एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे. And 2 years down the line, when I'm doing it again and again, now I can easily deliver a lecture on a video, right? So why is that? Because there is practice. मेरा कंटेंट पहले भी वही था, मेरा कंटेंट आज भी वही है. मुझे जितनी मैक्रो इकोनॉमिक्स उस टाइम पे आती थी, आज भी उतनी आती है. बट प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे ये समझ में आ गया कि कैमरा के आगे कैसे डिलीवर करना है, राइट. तो कंटेंट होना जरूरी है, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेटर होंगे. तो वॉच सेट करिए, टाइमर सेट करिए, अपने आंसर्स को फ्रेम करिए दिमाग में फटाफट से, और उन्हें लिखना शुरू करिए. अपने आंसर्स को टॉपर्स के आंसर्स के साथ, जो प्रीवियस ईयर्स के आपके आंसर स्क्रिप्ट्स रिलीज होती हैं, जिसमें किसी बच्चे के फुल मार्क्स आ रखे होते हैं, वो रिलीज होती हैं, उससे कंपेयर करिए. देखिए कि क्या गैप रह रहा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आपके आंसर्स में नहीं है, या आपको क्या लगता है कि उनके आंसर्स में और क्या ऐड किया जा सकता है. और इस तरीके से बेटा आपकी तैयारी 100% रहेगी अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए. और बाकी मैं एक बात बताऊं, देयर इज नो वन स्पेसिफिक रूल टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स. हर किसी का पढ़ने का एक पर्सनल तरीका होता है, एक पर्सनल टच होता है. एंड बिलीव मी, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ क्रैकिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, राइट. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. कॉमेंट सेक्शन में आइए, मुझे फटाफट बताइए. ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जो आपको शो हो रहा होगा. मुझे अपने क्वेरीज आप यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे मेल नहीं आ पा रहा है, राइट. और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी है, तो उसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, मुझे टैग करिए, आई विल रीशेयर इट. Thank you so much. Until next time with another lecture on partnership accounting, business studies chapter number 2 and macroeconomics.